दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है मेरे भाई रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, सॉरी इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे दोस्तों 3 यूनिट हो चुकी हैं कंप्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। इसके बाद आपको दोस्तों जो टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम हमारा गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, आप टेलीग्राम पे जाकर आप सभी यूनिट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो यूनिट 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यूनिट 4 की बात करें, है ना, तो अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग मार्किंग का इसमें से आता है। बट आप ये समझ लेना कि इसमें से ऑब्जेक्ट भी आता है और एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग ये सेपरेशन रहता है। ठीक है, तो इसमें से 4 नंबर का या 3 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है, और आपके इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन दोनों इसमें से आते हैं। ठीक है, चलो अच्छी यूनिट है, बहुत मस्त यूनिट है ना। तो यूनिट का नाम है देखो रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, गति की बल गति की, गति की। अब गति कहां से आएगी? तो गति तो मेरे भाई जब आपका कोई गाड़ी चलेगी, कोई गाड़ी चलेगी तो गति आएगी, कोई गाड़ी चलेगी तो गति आएगी। इसी प्रकार मेरे भाई जो गति है वो कहां से आएगी? वेग से आएगी। कहां से आएगी? वेग। अब यहाँ गाड़ी का वेग नहीं होगा, यहां पर होगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। किसका वेग? रासायनिक अभिक्रिया का वेग। मतलब मेरे भाई इस रासायनिक बल गतिकी में हम जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वेग के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हम वेग के बारे में ही पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है सर? तो सर रासायनिक अभिक्रिया आपने 11th में खूब पढ़ा है ना। रासायनिक अभिक्रिया का जो एक स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, रासायनिक अभिक्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ए और बी यहाँ पर अभिकारक हैं, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे सी और डी बन गया, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप है, रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप, है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता ही है जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया करने वालों को क्रिया कारक। मतलब ये आपके क्या हैं? क्रिया कारक हैं। और अब ये क्रिया करेंगे तो क्रिया करके कुछ बनाएंगे भी, कुछ बनाएंगे भी, तो जो बनाते हैं वो आपके कहलाते हैं क्रियाफल। क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रियाफल। तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया करेगा वो क्रिया कारक, जो बनेगा वो क्रियाफल, है ना। जैसे हम चाय बना रहे हैं ना, तो चाय बना रहे हैं तो चाय में क्या क्या डालेंगे? हम शक्कर डालेंगे, दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, है ना, जल डालेंगे। तो ये सारे क्रिया कारक हैं, क्योंकि इनको हम क्रिया करा रहे हैं, इनको हम डाल रहे हैं। तो ये जब क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद अंत में हमें प्राप्त होगी चाय। अंत में हमें क्या प्राप्त होगी? चाय। तो चाय क्या हुआ? आपका क्रियाफल। और आपका जैसे दूध हुआ, शक्कर हुआ, पत्ती, जल, ये आपके हो गए क्रिया कारक, मतलब क्रिया कारक, है ना। क्लियर हुआ? तो देखो मेरे भाई, आगे जो क्रिया कारक होता है, इस क्रिया कारक को हम उत्पाद भी बोलते हैं। क्या? सॉरी, है ना, इनको हम अभिकारक भी बोलते हैं। क्रिया कारक को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो आपका क्रियाफल होता है, इसको हम दूसरी भाषा में उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और उत्पाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, जो क्रिया करने वाले क्रिया कारक, बनने वाले
उत्पाद या क्रियाफल। क्लियर हुआ इतना। अब ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप है। ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस टाइप की होती है ना। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जांपल में जैसे मान लिया मैंने N2 और ये लिख दिया N2 और H2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, है ना। जैसे मैंने लिख दिया H2, मैंने लिख दिया I2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। ये सब क्या है, अभिक्रिया। क्या है ये सब, अभिक्रिया, जिसमें ये आपका अभिकारक और ये आपका उत्पाद, ये आपका अभिकारक, ये आपका उत्पाद, ये अभिक्रिया होती है, कोई अलग नहीं होती, ठीक है। बट मेरे भाई ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया हो सकती है 3 प्रकार की, है ना। अभिक्रिया ये 3 प्रकार की हो सकती है। अब 3 प्रकार की कैसे सर, तो 3 प्रकार की अभिक्रिया ऐसे हो सकती है मेरे भाई, या तो ये अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होगी, या तो ये अभिक्रिया आपकी तीव्र अभिक्रिया होगी, है ना। तीव्र अभिक्रिया जानते हो, तीव्र अभिक्रिया मतलब बहुत जल्दी से संपन्न हो जाए, है ना, बहुत जल्दी से संपन्न हो जाए। जैसे आपने देखा है सोडियम को यदि हवा में खुला छोड़ देते हैं तो तुरंत चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, तुरंत चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं हवा में अगर सोडियम को खुला छोड़ दो तो आपका ये क्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तीव्र, है ना। अब जैसे आप पेट्रोल हमने अक्सर टीवियों में देखा होगा कि गाड़ी पलट नहीं पाती और आग पहले लग जाती है, बम पहले फूट जाता है, जल पहले जाती है, अक्सर देखा है। क्यों होता है ऐसा, वास्तव में होता है, अगर कोई पेट्रोल का टैंक है, अगर उस पेट्रोल के टैंक में थोड़ी सी आप चिंगारी दे दो, थोड़ी सी आप माचिस की तीली लगा दो, वो तुरंत फूटेगा। क्यों, क्योंकि ये तीव्र अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया बहुत तीव्रता से संपन्न होती हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। मतलब जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाले थे, उससे यही आभास हो गया था कि अब तो लंका जलेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगती और लंका ना तुरंत बम जैसी फूट जाती, क्योंकि वहां पर वो अभिक्रिया हो रही थी, बहुत ज्यादा तीव्र थी, है ना। तो मेरे भाई, है ना, जैसे सोडियम का वायु से क्रिया करना, पेट्रोल का आगी से क्रिया करना, है ना, तो ये अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अभिक्रियाएं तीव्र हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी आपकी सामान्य अभिक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। अभिक्रियाएं सामान्य अभिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। सामान्य अभिक्रिया कौन सी होगी, तो सामान्य अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जैसे दूध का दही बनना। देखो दूध दही लगभग 4 से 5 घंटे में बनता है ना। ना तो ये जल्दी बन रहा है और ना तो ये देर में बन रहा है ना। तो दूध से दही बनना ये आपकी सामान्य अभिक्रिया है। इसके अलावा आप यदि जल में शक्कर घोलोगे या नमक घोलोगे तो लगभग 2-4 मिनट ये ले लेगी, है ना, 2-3 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो ये आपकी सामान्य अभिक्रिया है, समझ गए ना, है ना। तो सामान्य अभिक्रियाओं में ना ज्यादा समय लगता है और ना कम समय लगता है, ठीक है। मीडियम इनमें समय लगता है, ठीक है। और कुछ होती हैं आपकी, कुछ कौन सी होती हैं आपकी मंद अभिक्रियाएं। कौन सी, मंद अभिक्रियाएं। अब मंद अभिक्रिया क्या है, तो मेरे भाई जो मंद अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया है जिसका हम समय नहीं बता सकते कि ये कब पूरी होगी, है ना। जैसे आप लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या आप बता सकते हो कितने दिन में जंग लग जाएगी। मैंने यहाँ पर अगर मेरी छत पे मैंने एक लोहे का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ कि कल इसमें जंग लग जाएगी, क्या कह सकता हूँ परसों इसमें जंग लग जाएगी, नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत मंद अभिक्रिया है ना। जैसे पृथ्वी में पेट्रोल का बनना, पृथ्वी में जो पेट्रोल बनना ये भी बहुत मंद अभिक्रिया है, इसका भी हम नहीं बता सकते कि कल बन जाएगा, परसों, 1 साल में, 10 साल में, नहीं बता सकते। ये मंद अभिक्रिया है, मंद अभिक्रियाओं का हम समय पता नहीं कर सकते। समझ में आया ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्रता से, तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल सोडियम का वायु से क्रिया करना, पेट्रोल का आगे से क्रिया करना, ये आ जाएगा, ठीक है। सामान्य अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो ना ज्यादा कम समय में और ना ज्यादा अधिक समय में संपन्न होती है, सामान्य अभिक्रियाएं, है ना। जैसे दूध का दही बनना, है ना, शक्कर का जल में या नमक का जल में घोलना, ठीक है। और मंद अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होंगी जिसका हम समय बता ही नहीं सकते कि कब ये पूरी हो रही है ना। जैसे लोहे में जंग लगना, है ना, भूगर्भ में मतलब पृथ्वी में
पेट्रोल का बनना, ये सब। तो ये अभिक्रिया मेरे भाई 3 प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो इनके ही हम वेग की ओर बात करेंगे, इनके वेग निकालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं। जो आपकी जो अभिक्रियाएं हैं ये आपने बताई हैं, मंद, तीव्र, जो भी, इनकी दर हम पता कर रहे हैं। इनका दर मतलब वेग ही होता है, तो इनकी दर या इसकी वेग को हम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ना आपकी जो अगली हेडिंग डलेगी वो आपकी, ये तो आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से इनको समझ सकते हैं और कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको चीजें बहुत ईजी हैं, याद रख लोगे, ठीक है। तो आपकी अब अगली जो हेडिंग है वो आप डालोगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर, ठीक है। अभिक्रिया की दर है ना, दर को एक हिसाब से हम क्या बोलते हैं, वेग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है। अभिक्रिया की दर या वेग, इसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है। तो मान लिया मेरे भाई ये हमारी कोई अभिक्रिया है, ये हमारी कोई अभिक्रिया है, ए और बी क्रिया कर रहे हैं और यहां से बन रहा है आपको सी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलो, है ना। तो अभिक्रिया की दर देखो आप पता करेंगे अपन, है ना। लेकिन मेरे भाई आप ये बताओ, अगर कोई भी अभिक्रिया को हम चालू करेंगे, है ना, कोई भी अभिक्रिया को चालू करेंगे तो वो अभिक्रिया खत्म होगी। अगर अभिक्रिया को आपने स्टार्ट किया है तो वो अभिक्रिया खत्म होगी, ये निश्चित है, होगी खत्म। क्या मेरे भाई, अब अभिक्रिया को चालू किया है, खत्म होगी, मतलब क्रिया कारक अगर अभिकारक है तो उत्पाद बनेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई क्या इसमें आपका जो अभिकारक है उसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा? आपको ये पता है, जब हम मठा से कड़ी बनाते हैं तो देखो मठा कितना पतला होता है और जो कड़ी होती है वो गाढ़ी होती है ना। अब मठा से जब कड़ी बनती है तो इनके सांद्रण में भी तो परिवर्तन होता है, नहीं होता? जब मठा से कड़ी बनी तो सांद्रण में परिवर्तन हुआ। तो इसी प्रकार मेरे भाई कोई भी जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो खत्म होगी, तो स्टार्ट होने से खत्म होने तक मेरे भाई इन जो अभिकारक होते हैं या फिर जो उत्पाद होते हैं उनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। किसी भी अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन होना सिंपल सी बात है। और अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन कब होगा? जब अभिक्रिया वो चलेगी। जैसे मठा से कड़ी बनती है, गैस पे चढ़ा देते हैं, कड़ी बन जाती है, तो इसी प्रकार इनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। अभिकारक के सांद्रण में भी परिवर्तन हो सकता है और उत्पाद के सांद्रण में भी परिवर्तन होता है ना। समझ गए ना? अब मेरे भाई ये तो पता चल गया कि परिवर्तन होता है, अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रणों में परिवर्तन होता है, ये पता चल गया। लेकिन अगर मेरे भाई इसी सांद्रण में परिवर्तन, जो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हुआ है, अगर इसी परिवर्तन को हम इकाई समय में देखें, इकाई समय में, अब इकाई समय में क्या लें? तो मेरे भाई इकाई समय में आप 1 सेकंड ले सकते हो, ठीक है, 1 सेकंड ले सकते हो, है ना, 1 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा ले सकते हो, आप ले सकते हो कुछ भी। लेकिन अगर आप 1 सेकंड से निकालते हैं तो वो ज्यादा सही होता है, वो ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड से हम निकालेंगे, है ना। मान के चलो ये आपके पास कोई अभिक्रिया है, ओके। अब मेरे भाई इस अभिक्रिया में 1 सेकंड में, ये जो आपकी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में 1 सेकंड में, केवल और केवल 1 सेकंड, 1 सेकंड आपका इकाई समय होगा। इस 1 सेकंड में इस अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जितना परिवर्तन होगा, जितना परिवर्तन आपको दिखेगा 1 सेकंड में, वही होगा आपका अभिक्रिया की दर या वही होगा आपका अभिक्रिया का वेग, है ना। जैसे गाड़ियों का जो आपका वेग है वो किलोमीटर से निकालते हो, कहते हो 60 किलोमीटर पर घंटा, 100 किलोमीटर पर घंटा, 200 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे से निकाल रहे हो, है ना। जैसे हमने बोल दिया 200 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है, 200 किलोमीटर उसमें परिवर्तन आ रहा है 1 घंटे में,
है ना। इसी प्रकार मेरे भाई ये जो सांद्रण में परिवर्तन है, यदि 1 सेकंड में हम देखें तो 1 सेकंड में इस अभिक्रिया के सांद्रण में जितना परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया की दर होगा। क्लियर हुआ है ना। तो मेरे भाई इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो समय हमने इकाई लिया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई समय अंतराल, मतलब समय अंतराल आपका इकाई होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड, ठीक है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को या होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना मेरे भाई, बिल्कुल ये बहुत इजी चीजें हैं। इकाई सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में या फिर इकाई समय में जो भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया की दर होगी। तो इसके आपका सूत्र क्या बन जाएगा, तो अभिक्रिया का दर का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या देखा, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कौन सा समय, इकाई समय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, है ना, बनेगा अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक है। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, समय अंतराल, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन और जो समय अंतराल है इसका जो अनुपात बनेगा वही क्या होगा, अभिक्रिया की दर, है ना। ये हमने समय के सापेक्ष निकाला ऐसा इसलिए, ठीक है। अब आगे मेरे भाई इसको बढ़ा रहा हूं, यदि मैं लिख दे रहा हूं, यदि अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है। अब ध्यान रखना, हम अभिकारक या जो उत्पाद है उसके सांद्रण को अभी हम x मान रहे हैं, उसके सांद्रण को अभी हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। क्लियर है ना। तो x सांद्रण मानेंगे तो परिवर्तन, देखो अक्सर आपने देखा होगा परिवर्तन को हम डेल या डी से व्यक्त करते हैं। परिवर्तन अगर बताना है तो डेल या डी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। अब सांद्रण हमने क्या माना, x, है ना। तो सांद्रण मतलब x में परिवर्तन के लिए d। तो हमने मान लिया अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन क्या है, dx है, व जो आपका समय अंतराल है ना, समय अंतराल हम मान ले रहे dt मान ले रहे, समय अंतराल हम क्या मान ले रहे, dt, है ना। तो यहां पर जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है, अभिक्रिया की दर है। देखो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन क्या माना आपने, dx, तो ये आ जाएगा dx, है ना। समय अंतराल क्या माना हमने, dt, तो ये आपका आ गया dt। मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो आपका क्या निकल गया, dx अपॉन dt। अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या है, dx अपॉन dt। मतलब मेरे भाई आज के बाद, है ना, आज के बाद जो आप अभिक्रिया की दर है उसको आप dx अपॉन dt से व्यक्त करोगे। आप इसको सूत्र भी मान सकते हैं, है ना, और आप इसको व्यक्त करने वाला भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx अपॉन dt। ये क्या है, सांद्रण में परिवर्तन, और ये क्या है, समय अंतराल, ठीक है। अब मेरे भाई जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है, इस अभिक्रिया की दर को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको व्यक्त हम कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 प्रकार से, ठीक है। पहला ये है कि यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है, अब यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है ना, तो यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी तो जो आपकी अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की जो दर निकलेगी, है ना, वो आपकी निकलेगी प्लस dx अपॉन dt। मतलब अभिकारक या जो उत्पाद है उसके सांद्रण में वृद्धि हो रही है, या फिर एक से ले लो आप, केवल उत्पाद से, है ना। अब यदि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है,
उत्पाद के सांद्रण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मेरे भाई जो अभिक्रिया की दर निकलने वाली है वो प्लस dx अपॉन dt निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव, और यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में कमी, मतलब उत्पाद के सांद्रण में यदि कमी हो रही है, केवल कमी है ना, तो जो अभिक्रिया की दर निकलेगी मेरे भाई, अभिक्रिया की दर जो आपकी निकलने वाली है वो आपकी निकलने वाली है माइनस dx अपॉन dt। क्लियर है, तो ध्यान रखना दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, है ना, जब वृद्धि होगी तो प्लस dx अपॉन dt, और जब कमी होगी तो माइनस dx अपॉन dt। क्लियर हुआ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या बन गया, ये बन गया, अभिक्रिया की दर का सूत्र यही है। ठीक है, तो अब ना हम इसका मात्रक और निकालेंगे, क्योंकि मात्रक और हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं मात्रक। यहां दिख तो रहा है ना सबको मेरे भाई, एक सेकंड मैं चेक कर लूं, एक मिनट, हाँ तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख जाएगा अच्छे से, है ना। तो मात्रक मेरे भाई, मात्रक निकालने के लिए हमें सूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, तो मात्रक निकालना है तो dx क्या है, सांद्रण है, सांद्रण मतलब सांद्रता, सांद्रण मतलब सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये सांद्रता का मात्रक होता है, बटे क्या है dt, और dt क्या है आपका समय, और समय का क्या होता है सेकंड, समय का क्या होता है सेकंड। अब ये ऊपर बटे है तो ये बटे आपका नीचे आ जाएगा, जब ऊपर बटे है वो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका मोल, ये आपका लीटर शॉर्ट में लिख दिया, और ये आपका सेकंड। क्लियर है, अब इन दोनों को आप ऊपर ले जाओ, इसको भी, एल को मतलब लीटर को भी और सेकंड को, है ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये ना मेरे भाई इसका मात्रक बन गया अभिक्रिया की दर का, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये आपका मात्रक है। क्लियर है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इतना भूलना नहीं आपको कभी, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभिक्रिया की दर, काफी कुछ चीजें इससे ऊपर डिपेंड करती हैं, काफी कुछ ये सिखाती है, आगे हमेशा इसी को याद रखना है। ठीक है, अब तो ये समझ गए ना मेरे भाई, तो सीधी सी बात, जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर करती है। अब यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हुआ तो अभिक्रिया की दर निकलेगी ही नहीं। जैसे आपकी गाड़ी है वो चलेगी ही नहीं तो वेग कहां से आएगा, आएगा क्या, नहीं। उसी प्रकार अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया की दर निकलेगी ही नहीं, सांद्रण पर यह निर्भर करती है। तो ये हमारा अभिक्रिया की दर और प्रकार यहाँ से हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और पूरा वेग स्थिरांक, इसके बाद अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक की मात्रा, सब कुछ आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।